हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य विधानमंडल का आपका ये अगला लेसन, जिसमें आपको विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल तीनों मिलकर के क्या बनते हैं? राज्य विधान मंडल कहलाता है। तीनों क्या कहलाता है? राज्य का विधानमंडल। और इसमें अपना टॉपिक चल रहा है राज्यपाल। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां अपन पढ़ चुके हैं। तो आज आपका लेसन जो है वो है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे पहले ही अपन बता चुके हैं, विधानमंडल किसे कहते हैं? विधानमंडल है विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। जब अपन राज्यपाल पे इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, तो जब अपन विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे तो उसमें भी जो इसकी जो बारीकियां है ना, वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको विधान परिषद के बारे में मालूम नहीं हो कि विधान परिषद क्या होती है। वो सब अपन विस्तार से एक चीज, जब राज्यपाल को इतना अच्छे समझ रहे हैं तो इनको भी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि किसी भी विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, तो उसमें राज्यपाल, जो राज्य के विधानमंडल होते हैं उसमें राज्यपाल भी उसका अभिन्न अंग होता है। तो यानी विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल मिलकर के क्या बनता है? राज्य का विधानमंडल। अब राज्यपाल की अपन पढ़ रहे, पहले पढ़ी कार्यकारी शक्ति, क्या क्या कार्य कर सकता है और उसके संविधान में क्या उल्लेख है और किस प्रकार से उसकी शक्तियां उसको संविधान के माध्यम से प्राप्त है। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां, कि विधेयक वगैरह बनाने में उसके क्या योगदान होते हैं और किस प्रकार से उसको शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, वो अपन समझ ही गए। क्योंकि राज्यपाल जो है इसी प्रकार जैसे विधानमंडल का विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल तीनों मिलकर के क्या बनता है? राज्य विधानमंडल बनता है। और इसकी विधायी शक्तियां जो है इसको प्राप्त हैं। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत का मतलब होता है बुलाना, सत्र बुला सकता है। कोई सेशन स्टार्ट होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है, इस तरह के सत्र होते हैं। तो उन सत्र को बुलाने का काम यानी आहूत करने का काम कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। सत्र अवसान, सत्र को जो है अंतराल करना, यानी कि अब जो है सत्र समाप्त कर दिया और आगे से दोबारा से चालू होगा। तो बुलाने का, उसको दोबारा से बुलाने का काम भी किसका है? राज्य विधानसभा के सत्र का, राज्यपाल का। सत्र को अवसान करना यानी समाप्त कर देना। जो सत्र चल रहा है ना, उसकी समाप्ति की घोषणा भी कौन करेगा? समाप्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। या विघटित करना, सत्र को बीच में विघटन करना। तो ये सब काम कौन कर सकता है? सत्र का अवसान और विघटन, ये काम भी किसका है? राज्य के राज्यपाल का है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात, कोई भी विधानमंडल का यदि चुनाव होता है, नई जो है विधानसभा चुन के आती है, तो उसके पश्चात क्या होता है? प्रथम जो पहला जो उसका सत्र होता है उसको संबोधित कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। पहली बार संबोधित करता है उसको, जो पहली बार बैठक हो रही हो, उसकी सत्र की शुरुआत हो रही हो। और प्रतिवर्ष यानी अगले प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा, मतलब अभी जो है नई विधानसभा चुन के आई है, उसका सत्र हो रहा है, या दोनों सदनों का सत्र हो रहा है अलग अलग, तो उनको जो है पहली बैठक, जो भी नई विधानसभा चुन के आती है तो उसकी पहली बैठक, और हर साल प्रत्येक साल का जो पहला सत्र होता है उस सत्र को जो है राज्यपाल संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। मान लो किसी सदन में या दोनों सदनों में
सदनों में या तो किसी सदन में ना, सदन का मतलब है विधानसभा का सदन और विधान परिषद सदन, इनका कोई भी सदन है और उसमें कोई विधेयक है जो विचाराधीन है, तो उसके बारे में कोई जानकारी जाननी हो तो उसके बारे में किसी मसले पर संदेश राज्यपाल भेज सकता है। इससे नेक्स्ट है कि जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो, या तो विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही पद खाली है मान लो, तो उस खाली पद के समय किसी अन्य सदस्य को उसकी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। अगर सत्र चल रहा है तो उसकी कार्रवाई के लिए किसी अन्य सदस्य को नियुक्त सुनिश्चित कर सकता है कि भाई ये सदस्य, या तो कुछ सदस्यों को या किसी एक सदस्य को जो है सुनिश्चित कर देगा कि अब विधानसभा की जो कार्रवाई है वो ये व्यक्ति जो है करेंगे या फला व्यक्ति करेगा, नियुक्त कर सकता है। समझ में आ रही है कि कोई जो है विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है वो पद खाली है, तो उस टाइम किसी अन्य सदस्य, विधानसभा के किसी अन्य सदस्य को उसकी कार्रवाई को चलाने के लिए सुनिश्चित कर सकता है कि भाई फला सदस्य होंगे जो अध्यक्ष के रूप में कार्य या इसके सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, सदन की कार्रवाई को चलाएंगे। अगला है राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों। राज्य के विधान परिषद में दूसरा सदन होता है ना, विधान परिषद, पहला सदन विधानसभा, द्वितीय सदन विधान परिषद और फिर राज्यपाल। तो द्वितीय जो सदन होता है विधान परिषद, उसके कुल सदस्यों, जितने भी उसके कुल सदस्य होते हैं ना, उनका छठा भाग से मतलब है 1/6 सदस्यों, कुल सदस्यों का 1/6वां भाग कह लो या छठा भाग कह लो, यानी उसका 6वां हिस्सा जितने सदस्य है उसका, यानी उन सदस्यों में किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे। तो वो सदस्य संख्या जो होगी वो नामित करने का काम कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल। कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल जो है नामित करता है, नॉमिनेट करता है, उनको मनोनीत कह लो चाहे तो। उनको कौन मनोनीत करता है, यानी वो चुनाव के माध्यम से नहीं होंगे, 1/6 सदस्य किसके द्वारा करे जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा। और वो व्यक्ति भी कौन होते हैं, जिनको विशेषता हासिल हो किसमें, जैसे साहित्य के मामले में, विज्ञान के मामले में, आर्ट यानी कला के मामले में, और सहकारिता आंदोलन, किसके बारे में, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। तो इन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए उनको, या तो ज्ञान हो अच्छा सा, या व्यवहारिक अनुभव किसे कहते हैं, जो जिसमें वो शामिल रहे हो, उनको पूरा उस कार्य से संबंधित पूरा अनुभव हो, काम करने का जानकारी हो, पारंगत हो, उस विषय में जानते हो अच्छे से, तो वो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि भाई उसको उससे संबंधित जो है मनोनीत कर दिया, ज्ञान है ही नहीं। यानी समाज सेवा का ज्ञान हो, सहकारिता आंदोलन का ज्ञान हो, साहित्य से संबंधित हो, विज्ञान और कला। ऐसे 1/6 सदस्यों को, यानी कुल सदस्यों के 6वें भाग को नामित कौन करता है, राज्य का राज्यपाल से नामित करते हैं। और विधायी शक्तियां क्या है, वह कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए, कुछ राज्य विधानसभा ऐसी हैं जिनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा संविधान में उल्लेख था अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन अभी उसको जो है हटा दिया गया, उसका जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन पहले आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आंग्ल भारतीय सदस्यों को राज्य विधानसभा में नियुक्त किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में था, या तो ये आएगा अनुच्छेद 333 में था। कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता था, नियुक्त किया जा सकता था, 1 सदस्य को। अगर उस विधानसभा में कुछ एक विधानसभाएं हैं विशेष, जैसे उत्तर प्रदेश है,
तो इस तरह की जो विधानसभा थी जिनमें उसके सदस्य निवास करते हैं, उसका तर्क क्या था कि ऐसे सदस्य जो एंग्लो इंडियन है। अब अपन बात करेंगे कि एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय से मतलब अंग्रेजों से केवल नहीं है, यूरोपीय मूल के जिसके पितृपक्ष के लोग हों और जो स्थायी रूप से भारत में जो है निवास करते हो, करने की इच्छा से रह रहे हो, और उनकी जो है माता भारतीय हो लेकिन पितृपक्ष यानी पिता जो है यूरोपीय देशों से हो, यूरोपीय जो लोग हैं जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से भारत में रहते हो, उस समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल की ही विधायी शक्तियां हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं, कर सकता है यदि वह विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। अगर चुन के आ गए हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं। अगर कोई सदस्य नहीं चुन के आया है अर्थात उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अर्थात उनकी क्या प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक सदस्य को राज्यपाल में जो है नियुक्त कर सकता है, नियुक्ति दे सकता है। अब बात यह है कि मैंने जिक्र किया था कि ये प्रावधान पहले था, यानी अब तक जो चुने गए अभी जो है 126वां संविधान संशोधन के तहत एक अधिनियम बना है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट। अधिनियम का मतलब क्या होता है? एक्ट। तो विधेयक का मतलब होता है कि जब वो जिस रूप में पेश किया जाता है उसे कहते हैं विधेयक, और जब बन के तैयार हो जाता है तो वो एक्ट कहो या अधिनियम कहो। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया है, जो कि 2019 में शुरू हुआ था, और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जनवरी 2020 में प्रावधान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कैसा प्रावधान कर दिया गया है? इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है कि कोई एंग्लो इंडियन लोकसभा का भी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में भी मनोनीत एंग्लो इंडियन को किया जा सकता है। एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ ही गए होंगे। एंग्लो इंडियन से मतलब है कि कोई यूरोपीय पितृपक्ष जिनके पिता दादा यूरोप के निवासी थे और भारत में स्थायी रूप से बसने के पर्पज से जो है अभी भारत में निवास कर रहे हैं, और उनके जो है शादी मान लो इंडिया में भी किसी से हो जाती है तो उनकी जो संतान है वो क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में भी 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे। तो इस प्रावधान को अब जो है आगे से हटा दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन आपसे पूछ सकते कौन से? संविधान संशोधन 126वां और संविधान संशोधन अधिनियम 104वां। अब इसको थोड़ा समझो कि 126वां संविधान संशोधन के रूप में विधेयक पेश किया गया था 126वें नंबर का, लेकिन बीच में कुछ विधेयक जो है समाप्त हो गए मान लो, तो उस जो विधेयक समाप्त हो गए तो उसकी संख्या बन के जो तैयार हुआ जो विधेयक अधिनियम जो बना, उस अधिनियम की संख्या 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब इनकी नियुक्ति संबंधित प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है, यानी अब आगे से इनकी जो है नियुक्ति नहीं की जाने का प्रावधान, मतलब इसका ऐसा कोई प्रावधान आगे नहीं किया गया जिसको पहले जो है इसको 10-10 साल के लिए बढ़ा रहे थे। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण विधानसभा लोकसभा में था संसद में, उसी प्रकार से इसको भी जो है हर 10 वर्ष के लिए बढ़ा। तो लोकसभा और उनका जो है संसद में जो इसका वो है आरक्षण एससी और एसटी का, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का, उसको तो 10 साल के लिए और वृद्धि कर दी गई है 2030 तक। 2020 से कब तक के लिए कर दी गई? 2030 तक का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का कोई जिक्र अब आगे से नहीं है। विधानसभा, अब विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी निरहरता, अब निरहरता जो शब्द है ये आपके लिए कुछ थोड़ा सा कठिन हो सकता है हिंदी के शब्दों में। निरहरता का मतलब है कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए,
वो योग्य नहीं रहे उसके लिए, विधानसभा के सदस्य के लिए यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना है तो क्या करेगा राज्यपाल? राज्यपाल करेंगे निर्वाचन आयोग से सलाह। क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद ही किसी सदस्य के बारे में विचार करेंगे कि उसको क्या कर दिया जाए? निर्हरता कर दिया जाए, अर्थात निर्हार कर दिया जाए, अर्थात उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, उसके लिए अवेलेबल उसको नहीं समझा जाए। लेकिन यदि किसी सदस्य को दल बदल के कारण निर्हर करना है, अर्थात दल बदल के कारण अयोग्य घोषित करना है या उस पद के लायक उसको नहीं समझा जाए, तो वो काम करेंगे कौन? सदन के पीठासीन अधिकारी। अब सदन के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो सदन कितने हैं? विधानसभा, विधान परिषद, 2 सदन है राज्य विधानमंडल में। अब उन 2 सदनों में जो विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, ये पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी तय करेगा यदि किसी को ने दल बदल का किसी पर आरोप लगा है, दल बदल के रूप में उसको अयोग्य करार देना है, तो उसके लिए विधानसभा या विधान परिषद के, विधानसभा के जो मुखिया हैं, अर्थात विधानसभा के जो अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, जो कि पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीठासीन अधिकारी तय करेगा कि वो निर्हर है। इस बारे में विचार दल बदल से संबंधित है तो विचार कौन करेंगे? पीठासीन अधिकारी, यानी लोग विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ही तय करेंगे कि उसको अयोग्य करार देना है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को, मान लो किसी राज्य विधानमंडल में कौन आते हैं? विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद जो है राज्यपाल के पास जाता है कोई भी विधेयक अधिनियम बनने के लिए। तो उस स्थिति में राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा, विधान परिषद ने किसी विधेयक को क्या कर दिया है? राज्यपाल के लिए भेजा है मान लो, तो क्या करेगा वो? क्या क्या कर सकता है? पहला वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है। विधेयक को स्वीकार कर लिया, साइन कर दिए, तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? अधिनियम या एक्ट का वो पास हो जाएगा। या फिर क्या कर सकता है? स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, क्योंकि उस विधेयक के लिए कुछ समय निर्धारित नहीं है कि उस विधेयक को कितने दिन में राज्यपाल जो है साइन कर दे और वो एक्ट बन जाए या अधिनियम बन जाए। तो इसके लिए क्या करेगा? वो रोक सकता है अपने पास। तीसरा क्या कर सकता है? नंबर से विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर, कौन से विधेयक? अन्य विधेयक जो धन विधेयक से संबंधित नहीं है, उसे विधानसभा के लिए पुनः विचार के लिए भेज सकता है। मान लो उनको लगा कि भाई इसमें कुछ कमियां नजर आई, तो उनको पुनः विचार के लिए इसके पास भेज सकता है, विधानमंडल के अर्थात विधानसभा और विधान परिषद को पुनः विचार करने के लिए। अब यदि विधानमंडल ऐसा करता है, विधानसभा और विधान परिषद यानी दोनों सदन ऐसा करते हैं कि उसको बिना किसी परिवर्तन के, यानी उसमें कोई भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं करके पुनः पारित कर देते हैं, पुनः अगर बिना परिवर्तन के पास कर दिया जाता है, तो राज्यपाल को उसकी स्वीकृति देनी होती है। क्या करना होता है? या तो स्वीकृति देगा, या फिर क्या कर सकता है? या उसे रोक सकता है। किसके विचार के लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे रोक भी सकता है। जैसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है कि भाई राष्ट्रपति जी विचार करेंगे इस पे, इसको आगे भेजा जाए संसद में और राष्ट्रपति जो है इस पे विचार करेंगे। और ऐसे मामलों में सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। मतलब कुछ को तो यदि धन विधेयक से संबंधित नहीं है तो अपने मन से भी रोक सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सुरक्षित रखना ही जरूरी है। अगर इस तरह का कोई बिल आया है तो उसे सुरक्षित रखना ही होता है, अनिवार्य है, जरूरी है, कंपल्सरी है। कैसे विधेयक? जो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जो उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालते हो। राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अब उसकी स्थिति को किसी तरह से खतरे में डालने वाला अगर कोई विधेयक है तो उसे रोक लेगा विचार के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक लेगा। या फिर इसके अलावा कुछ और मामले हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं?
मान लो संविधान के अंदर जो वर्णित जो नियम है, उपबंध हैं, उनके विरुद्ध मान लो संविधान के ही विरुद्ध कोई विधेयक पास होके आ जाए तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल। अब इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो भी अपन जब अनुच्छेद यानी तथ्यों के बारे में जब पढ़ेंगे हम तो उस टाइम उसका जिक्र करेंगे। किस जो है अनुच्छेद के तहत इस प्रकार से राज्यपाल रोक सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। तो संविधान के उपबंधों के ही विरुद्ध है, मान लो संविधान में ही ऐसा जो है नहीं है, उसके विरोध में जो है कोई विधेयक बन के आ रहा है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव है तो उनके विरुद्ध ही हो। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक दिए गए हैं। भाग कौन से में दिए गए हैं? भाग 4 में। संविधान का जो भाग 4 है, पार्ट 4 है, उसमें अनुच्छेद 36 यानी 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगर उनके विरुद्ध कोई विधेयक बन के आता है तो उसे भी राज्यपाल जो है रोक सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। देश के व्यापक हितों के विरुद्ध मान लो बहुत बड़े रूप में देश को अहित करने वाला कोई विधेयक है तो राज्यपाल को ऐसा महसूस होता है तो उसे भी वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो राज्य जो है कानून किसके विषय में बनाती है? राज्य से संबंधित विषय के बारे में, है, या फिर संसद से उसको अनुमति हो तो ही वो जो है राष्ट्र से संबंधित किसी विधेयक को जो है बना सकती है। अगर राष्ट्र संसद से कोई उसको अनुमति प्राप्त हो तो ऐसे राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो उसको भी राज्यपाल जो है रोक सकता है विचार के लिए राष्ट्रपति विचार। अनुच्छेद 31 के में है संपत्ति से संबंधित अनिवार्य अधिग्रहण है, मान लो करना है से संबंधित कोई अगर विधेयक है तो उसको भी राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा रोका जा सकता है। अब इसके अलावा और कौन सा इसको विधायी पावर है, विधायी शक्ति है राज्यपाल को? राज्यपाल को शक्ति है अध्यादेश जारी करने का। अब ये शब्द आया आपके अध्यादेश, कौन सा शब्द आया? अध्यादेश। होता क्या है अध्यादेश? अध्यादेश अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब हमारे जो है कोई सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। मान लो विधानसभा, विधान परिषद जो अपना विधानमंडल होता है, विधानमंडल का सत्र जो है फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन अति आवश्यक कोई कानून हो गया है, कोई नियम बनाने आवश्यक हो गए हैं तो राज्यपाल क्या जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213 के तहत। हालांकि अनुच्छेद का जो है लेसन अपन बाद में करेंगे। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को पावर है कि वो कोई अध्यादेश जारी कर दे। अब अध्यादेश जब जारी किया जाता है तो उसकी एक अवधि होती है। कितनी अवधि तक वो मान्य होता है? वो मान्य होता है 6 सप्ताह तक। अब ये बहुत बार आपने सुना होगा कि अब 6 सप्ताह यानी 6 सप्ताह 42 दिन, 42 दिन का, एक सप्ताह 7 दिन का होता है तो 6 सप्ताह 42 दिन तक के लिए। लेकिन कौन से 42 दिन तक के लिए? आगामी जब भी जो है अधिवेशन हो शुरू होगा। अब अभी कोई अधिवेशन नहीं चल रहा है। अब जिस दिन अधिवेशन शुरू होगा, अगली जो बैठक होगी विधानमंडल की, उस बैठक के प्रथम दिन से 6 सप्ताह, यानी कि आज अध्यादेश जारी हुआ है तो उसी दिन से 6 सप्ताह गिने जाएंगे। नहीं, जिस दिन बैठक शुरू होगी, सत्र शुरू होगा, उसके 6 सप्ताह तक उसको विधानमंडल द्वारा जो है स्वीकृत किया जाना, पास किया जाना बहुत जरूरी है। स्वीकृति आवश्यक है कितने? अगली बैठक से 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृति
आवश्यक है, तभी वह अध्यादेश जो है जारी रहेगा। फिर वो कानून का रूप ले लेगा, जब विधानमंडल उसे पास कर देगा तो कानून का रूप ले लेगा अध्यादेश के रूप में। वह राज्य के लेखों से संबंधित और क्या कर सकता है, तो ये तो वही बात आपके अध्यादेश। अब अध्यादेश को समाप्त भी करने के कुछ नियम है। मान लो राज्यपाल तो उसे कभी भी समाप्त कर सकता है, यानी 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर सकता है। उसके स्वीकृति से, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से पहले समाप्त कर देगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह में यदि राज्य विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है तो भी वो स्वतः ही समाप्त, अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी राज्य विधानमंडल की 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति आवश्यक है अध्यादेश के लिए। इसी प्रकार से तो इसमें एक तो आपको बताया था राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 6ठा भाग जो है नामित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो है ये अध्यादेश वाला मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न लगभग जो है एग्जाम में आते रहते हैं। अध्यादेश जारी करने की अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं, 213 मैंने बताया ये। और इसके बारे में कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब कोई सत्र की बैठक नहीं चल रही हो, सत्र नहीं चल रहा हो, उस दौरान आवश्यक हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। और अगली बैठक के से शुरू होता है, उसके 6 सप्ताह तक उसकी स्वीकृति बहुत आवश्यक है। और क्या कर सकता है वह, राज्य के लेखों से संबंधित क्या राज्य वित्त आयोग है, स्टेट PSC है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब की रिपोर्ट को कहाँ पेश करता है राज्यपाल, राज्य विधानसभा के समक्ष सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी, विधायी शक्ति भी किसको है, राज्य के राज्यपाल को। तो ये आपका राज्यपाल के विधायी शक्तियों से संबंधित आपका लेसन था। और मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत बारीकियों को सभी को आप समझ गए होंगे। और यदि अपना ये वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया हो, आपको परीक्षा से संबंधित लाभदायक लगे, तो और बच्चों के लिए आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। और मैं इसी तरह, यदि आज बहुत सारे बच्चों के कॉल आए कि सर आपने बड़े अच्छे से पढ़ाया, तो मेरा और अच्छा मन हुआ तो पढ़ाया मैंने आपको। इसी तरह से यदि आपको अच्छा लगता रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा, तो और लेसन बनाता रहूँगा। सो मच थैंक्स, धन्यवाद।